नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी एएसडी के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कई तरह की बातें होती हैं। तो चलिए आज विशेषज्ञ स्रोतों की मदद से इसकी जरूरी बातों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो किसी भी विषय को समझने के लिए सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही होता है कि भाई वो चीज़ आखिर है क्या। तो चलिए जानते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर असल में होता क्या है। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एएसडी कोई बीमारी नहीं है। ये दिमाग के विकास का एक अलग तरीका है, एक अंतर है। और ये नज़रिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मकसद इसे ठीक करना नहीं बल्कि इसे समझना और सही तरीके से सपोर्ट करना है। अब इसके नाम में ही स्पेक्ट्रम शब्द आता है, तो सवाल उठता है कि इस शब्द का यहाँ क्या मतलब है, ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ऑटिज्म का अनुभव हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग होता है। मतलब ये कोई एक जैसी चीज नहीं है। हो सकता है एक इंसान को बोलने में बहुत मुश्किल हो, लेकिन वो गणित या संगीत में कमाल का हो। वहीं कोई दूसरा इंसान शायद लोगों से आराम से घुल मिल जाता हो, लेकिन उसे अपनी रोज की दिनचर्या में जरा सा भी बदलाव बर्दाश्त ना हो। तो ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये तो क्षमताओं का एक इंद्रधनुष है। अच्छा, किसी भी चीज को सही से समझने के लिए उससे जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए कुछ सबसे आम मिथकों और उनकी सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसा हमने पहले भी कहा, एएसडी कोई मानसिक बीमारी नहीं है। ये दिमाग के विकास से जुड़ा एक अंतर है। ये बस दुनिया को देखने, महसूस करने और समझने का एक अलग तरीका है। और एक ये मिथक जो बहुत ही हानिकारक है और माता पिता पर बेवजह का बोझ डालता है। सच तो यह है कि ऑटिज्म की वजह जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल होती है। इसका बच्चे की परवरिश से कोई भी लेना देना नहीं है। शायद सबसे ज्यादा चर्चा इसी मिथक पर होती है कि टीके ऑटिज्म की वजह बनते हैं। लेकिन दुनिया भर में हुई बड़ी बड़ी वैज्ञानिक स्टडीज ने यह बार बार साबित किया है कि टीकों और ऑटिज्म के बीच दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये कितना आम है, जरा इस आंकड़े को देखिए। अमेरिका के सीडीसी के मुताबिक हर 36 में से करीब एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर होता है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये हमारे समाज का एक कितना जरूरी हिस्सा है। और एक और दिलचस्प बात जो सामने आती है वो है इसका जेंडर गैप। लड़कों में इसका पता लड़कियों के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा चलता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी एक वजह ये हो सकती है कि लड़कियों में इसके लक्षण कुछ अलग तरह के होते हैं, जिस वजह से वो अक्सर पहचान में ही नहीं आ पाते। तो फिर वो कौन से शुरुआती संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? आमतौर पर इन्हें 3 मेन एरिया में देखा जा सकता है। पहला एरिया है कम्युनिकेशन यानी बातचीत। इसमें बच्चे को बोलने में देरी हो सकती है या वो नजरें मिलाकर बात करने से बच सकता है। कभी कभी बच्चे सुने हुए शब्दों या वाक्यों को बार बार दोहराते हैं, जिसे इकोलालिया कहते हैं। दूसरा एरिया है सोशल इंटरैक्शन, मतलब सामाजिक मेलजोल। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर मौजूद लोगों के लिए दूसरों के चेहरे के भाव या उनकी भावनाओं को समझना अक्सर मुश्किल हो सकता है। इस वजह से उन्हें दोस्त बनाने या ग्रुप में शामिल होने में दिक्कत आ सकती है। और तीसरा एरिया है दोहराव वाला व्यवहार। इसमें एक ही काम को बार बार करना, जैसे खिलौनों को एक लाइन में लगाना या फिर किसी एक ही टॉपिक में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखना शामिल है। हाथ फड़फड़ाने या घूमने जैसे कुछ व्यवहार, जिन्हें स्टिमिंग कहते हैं, असल में उन्हें शांत रहने या अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इन संकेतों को जल्दी पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही सही डायग्नोसिस और सबसे जरूरी सही सपोर्ट की तरफ ले जाने वाला पहला कदम है। एएसडी का पता कोई एक डॉक्टर नहीं लगाता, बल्कि इसके लिए पूरी टीम मिलकर काम करती है। इसमें बच्चों के साइकोलॉजिस्ट से लेकर स्पीच थेरेपिस्ट तक शामिल होते हैं ताकि बच्चे की ज़रूरतों को हर एंगल से समझा जा सके। डायग्नोसिस के बाद ये देखा जाता है कि सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है, कम, ज़्यादा या बहुत ज़्यादा। इसका मकसद किसी पर ठप्पा लगाना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए सही मदद मिल सके। और ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी भी थेरेपी का मकसद ऑटिज्म को इलाज करके ख़त्म करना नहीं होता। लक्ष्य होता है स्किल्स डेवलप करना, ताकि वो इंसान एक बेहतर और आत्मनिर्भर जिंदगी जी सके। इसके लिए कई तरह की थेरेपीज हैं, जैसे एबीए थेरेपी व्यवहार को बेहतर बनाने में मदद करती है, स्पीच थेरेपी बात करने के स्किल्स पर काम करती है,
और ऑक्यूपेशनल थेरेपी रोजमर्रा के कामों को आसान बनाती है। हर इंसान की जरूरत के हिसाब से एक अलग प्लान तैयार किया जाता है। देखिए, व्यक्तिगत मदद तो जरूरी है ही, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब पूरा समाज अपनी भूमिका निभाता है। तो एक बेहतर, सबको साथ लेकर चलने वाले भविष्य के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे देश में, यानी भारत में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जैसा कानून है। ये कानून पक्का करता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर मौजूद लोगों को शिक्षा, रोजगार और समाज में बराबरी का हक मिले। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? अगर कुछ खास बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। ASD कोई कमी नहीं, बस एक अलग तरीका। जितनी जल्दी पहचान और मदद मिले उतना अच्छा। परिवार और समाज का सपोर्ट सबसे जरूरी है। और आखिर में, जब हम सबको स्वीकार करते हैं, तभी हर कोई अपनी बेस्ट क्षमता तक पहुंच पाता है। और ये सब बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल और उम्मीद भरी सोच तक ले जाती हैं। तो आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, हम और आप मिलके एक ऐसा समाज कैसे बना सकते हैं जहां हर तरह के दिमाग और हर तरह के इंसान को न सिर्फ अपनाया जाए, बल्कि उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका भी दिया जाए?